नमस्कार साथियों, मैं चाणक्य सर एक्सट्रीम के ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी नौकरी की जो है उम्मीद को लेकर के आप सभी जो है दिन रात एक की होंगे। चलिए, मोनिका त्यागी जी, आयुष कुमार जी, सभी साथियों को गुड इवनिंग है। अरे सॉरी साथियों, क्या है, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। और चलते देखने का प्रयास करते हैं कि आज का जो है कैसे प्रश्न आपके सामने आते हैं और आप सभी का भी जो है बिल्कुल रिस्पॉन्स देते रहिएगा, जवाब भी देते रहिएगा और साथ साथ में कुछ सीखते भी रहिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है भैया। तो आइए सभी लोग रेडी हो जाइए भैया, बेहतर तरीके से तन मन के साथ, धन के साथ नहीं, तन और मन के साथ। यानी याद रखिएगा, शरीर भी आपका जो है जहां से भी आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वहां होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है मन, यानी मन जब आपकी जब बन जाए कि नहीं मुझे सीखना है, तो आप बेहतर सीख के जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और आज के सेशन का पहला प्रश्न है और इसको आप बेहतर तरीके से रिस्पांस दीजिए कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। और आइए बताने का प्रयास करिए मेरे साथ मिलकर के सभी साथियों से। तो चलिए देखते हैं, दूध का खमीरी उत्पाद क्या है, जल्दी से बताइएगा। दूध आप सभी जीवन में इस्तेमाल करते ही होंगे, उसका खमीरी उत्पाद जिसे आप जो है फॉर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन हिंदी में कहा जाता है। तो बताइए इसका उत्पाद कौन सा होगा। चलिए, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि किण्वन एक प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस से क्या होता है भैया आप जानते हैं और आपको पता होगा। आयुष भाई का जवाब आ चुका है और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जिस दूध की बात हो रही है, आपने जो है याद रखिएगा, जब कभी आपको दूध को जो है एक्स्ट्रा चीजें, यानी जैसे आपको पनीर वगैरह बनाने का मन करता है, तो क्या आते हैं, दूध में आप जो है नींबू का रस डालते हैं। क्या डालते हैं? नींबू का रस डालते हैं। और यह रस क्या होता है, दूध से पानी को अलग कर देता है और जो उसके कड़े पदार्थ होते हैं उसको एकत्रित करता है। अर्थात आपने देखा है कि दूध में नींबू डालने से दूध क्या होता है, फट जाता है और फटने के बाद क्या होता है, पनीर का रूप धारण कर लेता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खमीरी प्रोसेस यानी किण्वन प्रोसेस कहा जाता है। तो इसका सही जवाब मेरे साथियों क्या होगा, पनीर रहेगा। चलिए, तो आज कुछ बेहतर प्रश्न इसी के साथ, लेकिन आप सभी एक्टिव मोड में होइए तो सेशन को बेहतर लेके चला जाएगा और आसान तरीके से, बिल्कुल सहजता के साथ। आइए चलते दूसरे प्रश्न पे देखने का प्रयास करते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। चलिए बताइए भैया, लीजिए आपके सामने ये प्रश्न है और बताने का प्रयास करिएगा। बिस्तर बनाना खाली स्थान ऊर्जा वाला कार्य है। कैसा कार्य है दोस्तों बताइए। आप सभी जिस कमरे में रहते हैं, जहां पे भी रहते हो, जब बिस्तर बनाने की बात आती है तो उसमें ऊर्जा यानी एनर्जी कितनी लगती है, ये आप बताने का प्रयास करिएगा। एनर्जी क्या कम मात्रा में एनर्जी की खर्च होती है, क्या मध्यम यानी मीडियम होगा, और क्या भारी रहेगा या अत्यंत भारी होगा। तो जल्दी से बताइएगा भैया, बिस्तर बनाना। चलिए, बिस्तर बनाना यानी बेड, ठीक है ना। आपको बताइए कि क्या एनर्जी कितनी लगेगी भैया, जल्दी से बताइएगा। आपने सभी बिस्तर बनाने में जल्दी से बताइएगा। तो यहां पे इसके साथ ही क्या जाएगा, सी के साथ आंसर जाएगा। अब मामला है कि गुरुजी सी के साथ क्यों जाएगा, ये मामला है, जरा इसे बता दीजिए। तो मैं ये बात करना चाहता हूं साथियों, बिल्कुल मोनिका त्यागी जी, 2 का बी नहीं होगा बेटा, 2 का सी होगा। बिस्तर बनाने में आप क्या करते हैं, बेडशीट को धोने का भी काम आता है, साथ साथ में उसको जो होता है आयरन करने का भी काम आता है। समझिएगा बात को, लॉजिक को समझिएगा बेटा। ये नहीं होता है कि गए और झाड़ फूक करके क्या कर दिए, उसे सही कर दिए, नहीं होता है। बिस्तर बनाने की बात की जा रही है तो इसमें क्या होता है, और कामों के तुलना में एनर्जी क्या होती, अधिक मात्रा में खर्च करनी होती है। तो आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा। मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, अभी भी किसी को डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है।
कि बिस्तर बनाने मैंने कहा कि यानी आप समझे बेडशीट अगर गंदा है तो उसे धुलने का प्रोसेस होगा, साथ साथ में उसे क्या होंगे, सुखाएंगे, उस पे आयरन करेंगे और तब जाके पूरी प्रोसेस से बेड को आप सही करते हैं। तो क्या जाएगा आंसर, सी के साथ जाना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ तीसरे प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं और यहां पे बताइए कि तीसरा का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आइए दोस्तों और बताने का प्रयास करिए। यह एक बेहतर प्रश्न है और आप सभी की कमेंट आती रहनी चाहिए, चाहे सही हो या गलत हो, बिल्कुल आपकी जवाब आती रहनी चाहिए। चलिए बताइए भैया, डिसीजन यानी निर्णय लेने में 3 चरण किसके द्वारा दिया गया। क्या जवाब ओगेल होगा, जॉन डेवे होगा, स्वामीनाथन होगा और श्री लक्ष्मी रहेगा। जल्दी से बताइएगा हमारे सभी साथी, इसका जवाब क्या होना चाहिए, इसका क्या जवाब होना चाहिए, इसका जवाब क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा बेटा। जब आपके सामने कोई समस्या आती है और उस समस्या पे समाधान के लिए जो है आपको डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है, तो निर्णय के 3 चरण किस व्यक्ति ने दिया है। और आयुष भाई का जवाब आ गया, मोनिका त्यागी का जवाब आ चुका है, लेकिन यहां बताना चाहूंगा कि ये नाम जॉन डेवी रहेगा। अब बात यहां आती है कि गुरुजी कौन कौन सा होगा, तो इनके अनुसार पहला जो होता है स्टेप आयोजन होता है, पहला क्या होता है, आयोजन होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है, दूसरा स्टेप होता है नियंत्रण, कंट्रोलिंग जिसे आप कहते हैं बेटा। और तीसरा स्टेप जो होता है मूल्यांकन होता है साथियों। और यह किसने दिया, तो वही नाम है जो नाम आपके सामने बी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, जॉन डीबी रहेगा, यानी जॉन डेवे रहेगा। पहले नंबर पे क्या होगा, आयोजन यानी समस्या से संबंधित। क्या सही होगा क्या गलत होगा, यानी आयोजन की क्रिया ब्रेन से होती है। ब्रेन में आप एक प्लानिंग बनाते हैं जिसे आप आयोजन कहते हैं, सीधी सी बात है। उसके बाद क्या आता है, नियंत्रण, कंट्रोलिंग जिसे आप कहते हैं। और लास्ट में जब आपने डिसीजन ले ही लिया तो कितना सही है कितना गलत है, कितना बेहतर डिसीजन लिया, इसका आप मूल्यांकन भी करते हैं, अर्थात जांचते भी हैं। तो यहां पे सही आंसर किसके साथ जाना है साथियों, जॉन डेवे के साथ जाना है। तो आइए, आशा करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको बेहतर क्लियर हो गया होगा। संदीप पटेल जी गुड मॉर्निंग बेटा, संदीप पटेल जी गुड मॉर्निंग। और चलते हैं आज के सेशन का चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। और चौथा नंबर प्रश्न क्या रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा साथियों। ये भी आपके ये जितने सारे प्रश्न हैं टीजीटी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी इनकी संभावना हो सकती है मे बी कि आए और आएगा भी साथियों। यदि आप शिद्दत से मेहनत करते हैं, शिद्दत से प्रश्नों पे आप जो है विचार करते हैं, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि आपके एग्जाम में टकराएंगे। कंचन पंडित सर गुड मॉर्निंग डियर। और चलते हैं, यहाँ बताइए कि एक बालक की शिक्षा खाली स्थान किसका उदाहरण है बेटा, जल्दी से बताइएगा। बेहतर प्रश्न है, क्या रिजल्ट का होगा, ग्रुप का होगा या व्यक्ति का होगा या टेक्निक रहेगा, तकनीक रहेगा, जल्दी से बताइए। एक बालक की शिक्षा खाली स्थान किस निर्णय का उदाहरण हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। तब तक मैं अपना एनर्जी ड्रिंक ले लूं भैया, ठीक है, रेड बुल मैं इस्तेमाल कर लूं, जल्दी से बताइएगा। और ये देखिए मेरा रेड बुल है। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा। कंचन पंडित जी, सभी साथियों से आग्रह है कि आपकी प्रतिक्रिया आती रहनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए सपोर्ट है। तो बताइएगा बेटा, सबसे जवाब क्या होगा। आयुष भाई ने कहा है कि परिणाम होगा गुरुजी, रिजल्ट होगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बालक की अगर शिक्षा का जब आप डिसीजन लेते हैं तो सीधी सी बात है कि यह एक ग्रुप का निर्णय होता है, एक डिसीजन होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आपको यदि क्या होगा,
आपको यदि मान लीजिए कि आपको जब भी बीएड करना होगा, जब आपने करने के लिए सोचा होगा, तो आप जो है कई व्यक्तियों से सलाह लिए होंगे कि क्या ये बीएड करना मेरे लिए बेहतर होगा, या क्या इससे आने वाले समय में इसकी डिमांड है कि नहीं है, क्या ये कितना कारीगर होगा। बात को समझिएगा बेटा, संदीप पटेल जी और हमारे कंचन पंडित जी सभी लोग समझेंगे। ये इंडिविजुअली मामला नहीं होता है, यानी बालक का जब भी क्या शिक्षा देना है और जो शिक्षा देने जा रहे हैं क्या इसके भविष्य के लिए कितना बेहतर होगा, ये सारी बिंदुओं पे आप चर्चा करते हैं और तब जाके फाइनली आप डिसीजन दिया जाता है कि चलो इसकी पढ़ाई कर लो। तो ये क्या बात होती है कि यह क्या होता है, आपका डिसीजन समूह का होता है। बिल्कुल, क्या आप सभी मेरी बातों से, मेरी व्याख्या से सहमत होंगे? तो बिल्कुल एक बार आप सभी जो है थंब अप पर मेरे पास भेजिएगा, ताकि मैं भी, मुझे पता चल जाए कि हाँ आपके सारे डाउट क्लियर होते चल रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए। योगिता सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग, कंचन पंडित वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहां से जल्दी बताइएगा क्या रहेगा, समूह का निर्णय होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखने का प्रयास करते हैं और यहां से बताइए। चलिए भैया, मालिक की सेवा, माली की सेवा मजदूरी है, जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या हो सकती है? जल्दी से बताइएगा बेटा कि यहां पे इसका जवाब क्या रहेगा। संदीप पटेल जी वेरी गुड। चलिए देखने का प्रयास करते हैं और आपने समझिए, बताइए क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा। मालिक की सेवा मजदूरी है, जबकि बैंक मैनेजर की सेवा यानी सर्विस क्या हो सकती है? पुरस्कार हो सकता है, या ऋण हो सकता है, सी वेतन होगा, और डी क्या होगा, बोनस रहेगा। तो बताइएगा मेरे सभी प्यारे बंधुओं कि जवाब क्या रहेगा। और आप सभी भी कभी ना कभी जो है बैंक मैनेजर के पास जाएंगे, जब आपकी नौकरी मिल जाएगी तो इतने सारे धन मिलेंगे, इतनी सारी सैलरी मिलेगी आपको कि आप रख नहीं पाएंगे। आपको क्या होगा, अकाउंट यानी बैंक मैनेजर आपके द्वार आएगा बेटा। तो बिल्कुल सही बात आप सभी ने कहा किया है, सैलरी से संबंधित है। वेरी गुड, सैलरी से संबंधित होगा। चलिए बिल्कुल याद रखिएगा अपने कर्मचारियों का। कंचन पंडित जी ने कहा बोनस, बेटा कैसे बोनस की बात ही नहीं आती है। अपने कर्मचारियों को क्या होता है, वेतन की बात करता है। ऋण की भी इसी की सेवा आती है, लेकिन ऋण से बेहतर क्या होगा, वेतन रहेगा, सैलरी रहेगा। तो सही जवाब क्या जाएगा, सी के साथ जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। और यहां से बताइएगा बेटा, बल्ब। चलिए बल्ब जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, आप जो है किचन में इस्तेमाल करते हैं, आप जो है शयन कक्ष में इस्तेमाल करते हैं, आप जहां पढ़ते हैं वहां पे बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। और बताइए टेबल लैंप में प्रयुक्त होती है, कैसी बल्ब प्रयुक्त होती है? क्या ताप दीप्त होगा, क्या प्रतिदीप्त होगा बेटा, और क्या ट्यूब रहेगा, और क्या मेज रहेगा? जल्दी से बताइए। अच्छा कंचन जी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से बताइएगा, जिस बल्ब का आप सभी इस्तेमाल करते हैं वो किस प्रकार का बल्ब होता है बेटा? याद रखिएगा, सीधी सी बात है कि दो प्रकार के बल्ब होते हैं। एक क्या होता है, ताप दीप्ति होता है, दूसरा क्या होता है, प्रतिदीप्ति होता है। सीधी सी बात है, जो सामान्यतः जिस बल्ब का आप इस्तेमाल करते हैं वो बल्ब किस श्रेणी में आता है, ताप दीप्ति के। जिसे आप 100 वाट वाला बल्ब इस्तेमाल करते हैं तो किस में आता है आपका बेटा, ताप दीप्ति में आता है। अब आपके मन में ये जिज्ञासा होगा कि गुरुजी ताप दीप्ति का होता क्या है? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप ऐसा बल्ब जिसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उससे क्या होता है, गर्म होकर के प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जन करता है, तो ऐसे क्या करते हैं, ताप दीप्ति कहते हैं। और सीधी सी बात है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उसमें लगी हुई फिलामेंट हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद क्या होता है,
प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जैसे आमतौर पे जो आप बल्ब इस्तेमाल करते हैं वो ताप दीप्त की श्रेणी में आता है। और प्रतिदीप्त क्या होता है? तो प्रतिदीप्त का मतलब ये होता है कि जो ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद क्या होता है, चमकता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त कहते हैं। जैसे आप चंद्रमा को ले लीजिए कि चंद्रमा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद क्या होता है, चमकता है, तो इसे प्रतिदीप्त कहा गया है। सीधी सी बात है। तो फिलहाल अब इसका जवाब क्या रहेगा, ताप दीप्त होगा बेटा। क्या रहेगा, ताप दीप्त। सीधी सी बात है, क्या रहेगा, ताप दीप्त रहेगा। कंचन पंडित जी डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और यहां पे बताइएगा कि सही जवाब क्वेश्चन नंबर 7वें का क्या रहेगा। और किसी भी भाई बहन को डाउट भी यदि रहता है तो जरूर मेरे पास बताइएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो बस मैं आपके लिए समझाने के लिए तत्पर हूं। तो आपको पूछना होगा, ये आपका नैतिक यानी आपका ये कर्तव्य है। तो आप प्रश्न को करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखने का प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फ्लैक्स के पौधों के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। क्या आप समझिएगा कि फ्लैक्स एक प्रकार का पौधा है और इससे क्या प्राप्त किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। प्रियंका यादव जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अमेय यादव जी नमस्कार है भैया, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और नौकरी का टेंशन न लीजिए भैया, नौकरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। चलिए कुमारी राधा जी गुड मॉर्निंग। चलिए यहां देखते हैं फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या है, एक प्रकार का क्या है, पौधा है। और आशा करता हूं कि आप सभी गूगल से जो है फ्लैक्स के पौधे को सर्च मार के देख लीजिए कैसा होता है। और रिपलिंग एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से हम क्या पाते हैं, लीलेन पाते हैं। याद रखिएगा यहां पे लीलेन यानी एक प्रकार का क्या है, रेशा है, जिसका एक प्रकार का फाइबर है, जिसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। साथ साथ में बेटा याद रखिएगा रिपलिंग की जाती है। रिपलिंग एक प्रक्रिया है, यानी याद रखिएगा फ्लैक्स के पौधे जब तैयार होते हैं तो उसे आप क्या होते हैं, जड़ सहित खेत से उखाड़ लेते हैं और ले जाकर का उसका क्या होता है, बंडल बना करके ले जाकर के पानी में क्या होते हैं, डुबोते हैं। और डुबोने के बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसके तने से जो सेलुलोज होता है उसको आप अलग करके क्या करते हैं, अन्य प्रोसेस के माध्यम से आप फाइबर तैयार करते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया, रिपलिंग कहा गया। तो यहां पे जवाब क्या रहेगा, लीलेन होगा। और यहां पे क्लियर करना होगा दोस्त, तने नहीं पूछा होगा जिन्होंने दिया है। बिल्कुल पूनम मौर्य जी, बिल्कुल आपको भी जो है, आपको भी तहे दिल से सैल्यूट है। और चलते हैं अगले प्रोसेस को देखने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहेगा जवाब। चलिए यहां से बताइए बेटा, इसका बताइए क्या लिखा है, खाली स्थान जो है उष्मा का कुचालक कौन सा होता है, जल्दी से बताइएगा। उष्मा का कुचालक कौन होता है, क्या कॉटन होगा, रेशम होगा, लीलेन होगा और क्या आपका रेयॉन रहेगा। ये सभी फाइबर के कैटेगरी है बेटा। और आपको बताना है कि इसमें उष्मा का कुचालक कौन होता है, तो जल्दी से बताइएगा साथियों क्या रहेगा। नीलेश जी गुड मॉर्निंग। चलिए प्लीज सभी साथियों से ये भी मेरा आग्रह है कि वीडियो के लिंक को शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सहयोग जो है और सभी साथियों को बेहतर बना सकती है, बेहतर कर सकती है। चलिए और याद रखिएगा, तो आप इसको मैं कह सकता हूं कि आप जो है वीडियो के लिंक को शेयर करिएगा यदि क्लास बेहतर रखती है। अच्छा रेयॉन होगा, नहीं बेटा कंचन पंडित जी, उष्मा पूछा है, हीट पूछा है बेटा। क्या पूछा है, हीट पूछा है। याद रखिएगा बेटा हीट पूछा है। और यहां पे सही आंसर किसके साथ जाना है, रेशम के साथ जाना है। इसीलिए आपको गर्मी के दिन में याद रखिएगा
गर्मियों के दिनों में जो होता है आपको रेशम के कपड़े क्या होते हैं, देखने में तो आपको लगेंगे लेकिन बड़ा सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं और आपको पहनने के लिए सलाह दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा और सही जवाब क्या रहेगा, रेशम रहेगा। याद रखिएगा बेटा। और यहां पे आंसर किसके साथ जाना है, बी के साथ जाना है। चलिए चलते हैं बेटा, क्योंकि रेशम के जब कपड़े आप इस्तेमाल करते हैं तो गर्मियों के दिन में बड़ा आपको शीतलता प्रदान करता है, साथ साथ में सौंदर्य भी प्रदान करता है। तो सही जवाब क्या रहेगा, रेशम के साथ जाना है। किसके साथ जाना है, रेशम के साथ जाना है। और आगे देखने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखने का प्रयास करते हैं। और लीजिए जल्दी से बताइए हमारे सभी साथियों से, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 को देखने का प्रयास करते हैं। पटोला साड़ियाँ, यहाँ पे साड़ियाँ होगा और मैडम ने गलती कर बैठी हैं, कोई बात नहीं, पहाड़ियाँ लिख दिए, हम इसको सही कर लेते हैं, साड़ियाँ होगा। ये बताइए, आप बताइए, खाली स्थान द्वारा उत्पादित की जाती है, क्या होगा, पैठनी होगा, टाई डाइंग होगा, हिमरस रहेगा और ब्लॉक डाइंग रहेगा। चलिए जल्दी से बताइए संदीप भाई। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, जब आप लर्निंग करते हैं, जब आप सीखते हैं तो गलतियां होना लाजमी है बेटा, और गलतियां से हमको आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। और चलिए ये बात करते हैं। और याद रखिएगा पटोला साड़ी की बात की जाती है तो ये गुजरात की सबसे चर्चित कलाकारी है, लेकिन याद रखिएगा गुजरात के पाटन शहर से मिलता है आपको, यानी गुजरात में एक पाटन याद रखिएगा जगह है, और वहां की जैसे बनारस की बनारसी साड़ी मौजूद है, उसी तरह से क्या होगा, फेमस है, उसी तरीके से क्या होगा, गुजरात के पाटन शहर से क्या होती है, पटोला साड़ियाँ क्या होती है, बहुत ही फेमस वहां का ये है। और याद रखिएगा इसका निर्माण क्या होता है, रेशम, ठीक है ना, रेशम के धागों का सबसे पहले क्या होता है, बांधते हैं और बांधने के बाद इसे कलर करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, साड़ियों की बुनाई की जाती है, और ये हाथ से बुनाई की जाती है, इस बात को याद रखिएगा। तो सीधी सी बात है, बांधने वाली प्रोसेस होती है, और बांधने को इंग्लिश में टाई कहा गया है, इसलिए यहां पे जवाब क्या होगा, टाई डाइंग रहेगा। यानी पहले रेशम के धागों को पहले बांधा जाता है, उसके बाद उसकी क्या होती है, कलर की जाती है, और फिर नेचुरल कलर यानी जो आपके फलों और सब्जियों से जो कलर प्राप्त होते हैं उससे कलर की जाती है, और कलर करने के बाद क्या होता है, फिर क्या होती है, साड़ियों को बुनी जाती है। और यहाँ पे क्या रहेगा, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, टाई डाइंग है। तो सही जवाब किसके साथ जाना है, बी के साथ जाना है। चलिए आगे चलते हैं। किसी कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, और नहीं तो क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। सर्फ एक क्या है, जल्दी से बताइएगा, सर्फ एक क्या है, जल्दी से बताइएगा। आज हमारे बहुत सारे साथी जो है, आज लगता है कि 2 दिन बाद मैं आया हूं, और बेहतर ये उम्मीद करता हूं कि आप 2 दिनों में ह्यूमन फिजियोलॉजी की बहुत अच्छी सेशन लेकर के आपके सामने अविनाश सर आए होंगे, और आप बेहतर तरीके से सेशन का मजा लिए होंगे। और मैंने आपसे वादा किया था कि हफ्ते में 2 दिन ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास रहेगी, और क्लास कल भी चली थी, परसों भी चली थी, और आज मैं अपने जो होगा समय निर्धारित समय पर आपके बीच में आया हूं, और लगातार 4-5 दिनों तक जो है अब जो है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी को छोड़ करके अन्य सेक्शन पे बात होगी बेटा। तो आइए जल्दी से सभी लोग चलते हैं। सर्फ क्या है, सर्फ क्या है, एक डिटर्जेंट है बेटा, साबुन है, कास्टिक सोडा है और वसा है, क्या फैट है, बताइएगा, जल्दी से बताइए। कुमारी राधा जी का जवाब आ चुका है, और आप सभी सर्फ इस्तेमाल करते होंगे, और आपने आमतौर पे ये बातचीत में भी सुना होगा कि यह एक डिटर्जेंट की श्रेणी में आता है,
और याद रखिएगा ये एक साबुन की ही तरह होता है, लेकिन साबुन से ये कड़ा होता है। और याद रखिए कड़ा होने के वजह से क्या होता है, ये मैल को, ये गंदगी को बड़ी आसानी से क्या होता है, बड़ी शीघ्रता से क्या करता है, साफ कर देता है। और साथ साथ पानी में ये घुलनशील भी होता है। इसलिए सही जवाब क्या जाएगा, ए के साथ जाएगा। किसका जाएगा भैया, ए के साथ जाएगा। याद रखिएगा बेटा कास्टिक सोडा नहीं होगा, बिल्कुल। चलिए चलिए भैया देखिए आपके अविनाश सर कुछ कह रहे हैं आप सभी से, यदि आपको लगता है कि करना चाहिए तो करिएगा, ये आप सभी से मेरा भी अनुरोध है। नहीं तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और मैंने जब हिम्मत कर लिया है कि आप सभी के विश्वास पर, आप सभी के उम्मीद पर खरा उतरूंगा, तो उतरूंगा भी दोस्त। याद करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ और देखने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। चलिए 11 को बताइए साथियों क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा। बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर, पहले ढालने वाले को क्या कहा जाएगा, मोल्डर कहा जाएगा बेटा, मोल्डर कहा जाएगा। बताइए क्या रहेगा। क्या हम सोशल मीडिया को क्रेडिट दे सकते हैं, क्या जल को दे सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं, या रेत को दे सकते हैं, बताइए जल्दी से बताइए। रंजना जी आज गुड आफ्टरनून बेटा। और यहां बताइए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब क्या होगा। बालक को पहला ढालने वाला, देखिए क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा, क्वेश्चन तो सरल है लेकिन क्वेश्चन का अर्थ समझना है तो आपका जवाब निकल करके आ जाएगा। तो बताइए यहां पे जवाब क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। और यहां पे यदि आप समझिएगा कि बालक जिसके घर में भी जन्म लेना होता है तो याद रखिएगा वो आगे चल करके क्या होता है, सामाजिक प्राणी बनता है। फाइनली वो क्या का एक सदस्य बनता है और समाज के अपने कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं बेटा, और उस आदर्शों पे क्या होता है, ही चलना होता है। ये समाज का एक रूल हो गया। और उस मूल्य और आदर्शों को क्या साक्ष्य मानते हुए परिवार क्या होता है, बच्चों को फोल्ड करता है, मोड़ता है। यानी आपका क्या होता है कि समाज में कैसे रहना है। जैसे आपने देखा होगा कि जिस घर में भी बच्चा होता है उसे के परिवार वाले क्या होते हैं, सलाह देते हैं कि चोरी नहीं करना है, हमेशा आपको ईमानदारी के साथ जीवन जीना है, आपको दूसरों की मदद करनी है, आपके पास समानुभूति होनी चाहिए, आपके पास दया का भाव होना चाहिए। आपको ये सारी बातें सिखाई जाती है क्योंकि दया, याद रखे ईमानदारी, अपराध प्रवृत्ति का न होना, ये समाज का रूल है बेटा। और इन सारी आदर्शों को मानते हुए बालक का विकास किया जाता है, बालक को फोल्ड किया जाता है, बालक को ढाला जाता है। और ये ढालने का काम, पहला काम किसका होता है, तो परिवार का होता है। तो बिल्कुल सही आंसर किसके साथ जाएगा, परिवार के साथ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और बताइए बेटा यहां पे क्या रहेगा। चलिए जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता खाली स्थान है जबकि विद्यालय उपस्थित है, कैसा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर किसके साथ जाना होगा, जल्दी से बताओ आप सभी। मैं रुका हूं, आप सभी इसका रिस्पांस दीजिए, तब मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा, बेहतर तरीके से प्रयास करूंगा मैं। और आपको बताइए क्या जवाब रहेगा। विस्तारण शिक्षा जिसे आप एक्सटेंशन एजुकेशन की बात से समझते हैं, और बताइए इसका सही आंसर किसके साथ जाना है, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर किसके साथ जाना है। तो बताइए, सीधी सी बात है कि विस्तारण, याद रखिएगा शिक्षा का विस्तार करना एक ऐच्छिक क्रिया है।
क्या है, एक ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है, मनचाहा, सीधी सी बात है, मनचाहा है। और साथ साथ में क्या होना, विद्यालय का उपस्थित होना भी क्या है, जरूरी है। और सीधी सी बात है, जब आप सभी जो है, आप सभी लोग जब प्रसार शिक्षा की जब पढ़े होंगे जहां कहीं भी, वहां पे आप समझते होंगे कि शिक्षा को प्रसार करने का, फैलाने का अर्थ क्या है। तो सीधी सी बात है कि आप जाएंगे कि यह एक ऐच्छिक क्रिया है, इच्छा के अनुसार की जाती है। और साथ साथ में क्या होता है, विद्यालय का भी होना जरूरी होता है। तो चलिए आगे चलने का प्रयास करते हैं और देखने का भी, समझने का भी प्रयास किया जाता है कि इसका आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, किसके साथ जाएगा। चलिए, आपने लगता है कि आप सभी ने जो है ना ध्यान से नहीं पढ़ा है बेटा। विस्तारण यानी जब आप रखिएगा, जहां पे भी सबसे, जहां पे भी मान लीजिए कि आप गांव में शिक्षा को ले जा रही हैं, प्रसार कर रही हैं कि गांव का हर व्यक्ति शिक्षित हो, तो सबसे पहले क्या होती है बेटा कि उसमें पार्टिसिपेट के लिए सबसे पहले व्यक्ति की इच्छा जागृत करती हैं, रुचि जागृत करती हैं। सीधी सी बात है, क्या करती हैं, रुचि जागृत करती हैं, ताकि बच्चा क्या होगा या कोई भी व्यक्ति क्या होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। यदि उसकी इच्छा ही नहीं होगी, रुचि ही नहीं होगी, तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सबसे पहले किसका स्थान देंगे, ऐच्छिक का स्थान देंगे। उसके बाद क्या होगा, विद्यालय का ही क्या होगा। जैसे आपने सुना होगा, आपने आधी रोटी खाएंगे और सबको पढ़ाएंगे, कई सारे स्लोगन आते हैं बेटा। आपने देखा होगा, सीधी सी बात है कि सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलता है और बताया जाता है, सबसे पहले महत्व दिया जाता है कि बेटा एजुकेशन का क्या महत्व है और इससे क्या फायदे हो सकते हैं। तब जाके आप विद्यालय की सेकेंडरी स्थान रखते हैं। तो सही क्या जाएगा, बी के साथ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 13 नंबर का कि क्या होगा। और लीजिए जल्दी से बताइए बेटा, मैं जल्दी से बताइए 12 नंबर का क्या, 13 नंबर का, वह व्यक्ति जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसका जवाब क्या रहेगा, जल्दी से बताइए बेटा, इसका जवाब क्या रहेगा। यहां पे क्या आएगा, वह व्यक्ति जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है, उसे किस नाम से जानते हैं, पर्यवेक्षक के नाम से जानेंगे, आयोजक के नाम से जानेंगे, श्रोता के नाम से जानेंगे और संप्रेषक के नाम से जानेंगे। जल्दी से बताइएगा। और मैं समझ रहा हूं कि आप सभी जो है कहीं जो है सभी लोग सब जवाब न दे, चारों ऑप्शन पे न जवाब दे। बताइए जल्दी से क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा कि इसका जवाब क्या रहेगा। आयुष जी वेरी गुड। और कोई साथी हैं जो जवाब दे। आपने देखा है कि सबसे पहले क्या होता है, अगर संप्रेषण जिसे आप कम्युनिकेशन कहते हैं बेटा, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक क्या होता है, मैसेज भेजने वाला होता है, जिसे आप प्रेषक के नाम से कहते हैं। और प्रेषक के यदि आगे श भी लगा देते हैं तो संप्रेषक भी कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, माध्यम होता है, जिसे आप चैनल के नाम से जानते हैं। और इसके बाद क्या होते हैं, रिसीवर होता है, जिसे आप ग्राहक के नाम से जानते हैं या जिसे आप प्राप्तकर्ता के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में जिसे आप रिसीवर के नाम से कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो सीधी सी बात है डी के साथ जाएगा। डी यहाँ पे सही जवाब हुआ। रीतिमा जी वेरी गुड। यानी यही पूछा है कि यह एक प्रोसेस है, परिचालन है, जिसमें क्या होगा, जो आरंभ करता है, जिस व्यक्ति से आरंभ होता है, उस व्यक्ति को किस नाम से संज्ञा दी जाएगी। तो आप सीधी सी बात है कि जब कम्युनिकेशन जैसे हमारे आपके बीच में चल रहा है बेटा, तो सबसे पहले मैं मैसेज भेजने का काम कर रहा हूं, आपको ज्ञान देने का काम कर रहा हूं।
तो मैं संप्रेषक की श्रेणी में आऊंगा और यहां पे जवाब किस में जाएगा, डी के साथ जाएगा। और आप सभी किस में आएंगे, श्रोता की श्रेणी में आएंगे, ये बात को याद रखिएगा। और सीधी सी आगे चलते हैं और आगे देखने की प्रयास करते हैं। जो है 14 नंबर की बात बताइए, 14 नंबर का आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए साथियों। रितिमा जी वेरी गुड मॉर्निंग। अब तो आफ्टरनून हो गया बेटा, आफ्टरनून है। और चलिए अगले प्रश्न पे विचार करते हैं कि इसका आंसर किसके साथ जाना है। आरंभिक बाल्यकाल, आरंभिक बाल्यकाल खाली स्थान के नाम से जाना जाएगा। चलिए ज्यादा से बताइए क्या होगा, जन्म पूर्व होगा, गैंग पूर्व होगा, यौवन पूर्व होगा और परिपक्वता पूर्व रहेगा। जल्दी से बताइएगा बेटा, जल्दी से बताइएगा। आरंभिक बाल्यकाल, जल्दी से बताइएगा। आरंभिक बालकाल यानी बाल्यकाल का एज जो होता है 6 से 12 वर्ष होता है। यदि आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और याद रखिएगा यहां क्या कह रहा है कि आरंभिक यानी 6 से जो स्टार्टअप है, ये बात है बेटा। तो सीधी सी बात है कि इससे पहले क्या होगा, बच्चा गैंग में नहीं रहता है, अब गैंग में जुड़ना चाहता है, अब सदस्य बनाना चाहता है, अपना दोस्त बनाना चाहता है। तो सही आंसर किसके साथ जाएगा, गैंग से पूर्व की होगी बेटा। सीधी सी बात है, तो किसके साथ जाएगा, बी के साथ आंसर जाना है। किसके साथ जाना है, बी के साथ जाना है। बिल्कुल कंचन पंडित जी सभी लोग सही आंसर दिए हैं। और यहां पे देखने की बात करते हैं, चलिए जल्दी से बताइए 15 नंबर का जवाब क्या रहेगा, संप्रेषण का पूर्व कथन रूप क्या है। चलिए जल्दी से बताइए, संप्रेषण का पूर्व कथन रूप क्या है। बलबलाना, हाव भाव, भावात्मक अभिव्यक्तियां और क्या ऑल ऑफ दीज रहेगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। रंजना जी बताने का प्रयास करिएगा। सभी साथियों से उम्मीद है कि आप सभी आंसर देंगे। और क्या बताइए, अभी तक आपने 14-15 प्रश्न कर डाले। क्या किसी को कहीं डाउट हो तो बताइएगा बेटा, पूरी डिटेल टू डिटेल बताऊंगा। चलिए जल्दी से बताइए अंजू शर्मा जी। और यहां पे देखते हैं, यहां पे समझते हैं संप्रेषण। सीधी सी बात है कि यह क्या है बेटा, तो यह एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है कि 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, अब क्या होता है, 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो संप्रेषण से पहले क्या होता है, संप्रेषण से पहले यानी बोलने से पहले क्या होते हैं, आप क्या होते हैं, बलबलाना एक क्या होगी, क्रिया हो गई। उसी तरह का क्या होता है, आपके चेहरे के हाव भाव होते हैं। और सीधी सी बात है कि यदि आप किसी दुखी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो सीधा क्या होगा, दुखी अवस्था में रहेगा। और यदि आप खुशमिजाज व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो खुशी अवस्था में रहेगा। और यदि आप गुस्से के अवस्था में हो रहे हैं तो आप वैसे ही शब्दों का चयन करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, डी रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, सही आंसर किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। सभी चीजें क्या होती है, लागू होती है बेटा। तो आंसर किसके साथ जाना है, डी के साथ जाना है। रितिमा जी जरा एक बार फिर से विचार कर लीजिएगा, पुनर्विचार करिएगा, ठीक है ना। और क्या मैं जो बोल रहा हूं क्या सही है, मैंने ऐसे पूरा सही उत्तर देने का प्रयास किया है और यही उत्तर सही भी है। रंजना जी कह रही है ए बेटा, क्या आप किसी से, समझिएगा मैंने कहा कि जब आपको किसी से बात करना होता है तो बलबलाना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। क्या उसी तरह की आप चेहरे की हाव भाव कर रखते हैं। याद रखिएगा, एक आपने सुना होगा कि अगर बी रस की किसी से कभी आप सुनिए, कविताएं सुनिए, तो उसके चेहरे का हाव भाव ऐसा रहेगा। और एक प्रेम रस के कवि से सुनिए तो वैसे उसके कविते चेहरे के हाव भाव रहेंगे। शब्दों का उतार चढ़ाव हो गया।
और यहाँ पे बात समझिएगा, यानी अगर कहा जाए कि संप्रेषण का पूर्व कथन यानी संप्रेषण से पहले कैसा आपका क्या होगा, क्या भाव होगा, तो याद रहेगा यहाँ पे क्या जाएगा, डी जाएगा। रंजना जी, क्या अभी भी आपको कंफ्यूजन है बेटा? बताने का प्रयास करिएगा या आगे चले। रंजना जी और रितिमा जी बताने का प्रयास करिएगा बेटा। समय अमूल्य है और इसको हमको आपको समझना होगा, तो एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, तो आप बताइएगा, देर न करिएगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं और बताने का प्रयास करिएगा। चलिए 16 नंबर की बात करते हैं, जल्दी से बताइए। 16 नंबर की बात करते हैं। मोनिका त्यागी जी, सर मेरा राइट है। बिल्कुल बेटा, सबका सही होना चाहिए। कौन सा प्रश्न कब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल जानिए। हमको सारे तरह के प्रश्न करने होते हैं। चलिए चलिए, प्रबंधन का अर्थ बताइए। प्रबंधन का अर्थ, प्रबंधन समस्याओं में वैज्ञानिकों का अनुप्रयोग कैसा होगा बेटा, जल्दी से बताइए। मैनेजमेंट की बात किया जा रहा है, मैनेजमेंट की बात किया जा रहा है, तो आज आप बात करिए मैनेजमेंट का जो है मीनिंग और क्या है। समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग कैसा होता है, क्या समस्या के रूप में हो सकता है, क्या समस्या समाधान का सॉल्विंग के रूप में किया जा सकता है, या वैज्ञानिक तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, और क्या कलात्मक होता है, जल्दी से बताइए। अच्छा कोई बात नहीं रंजना जी, डी ही बताए बेटा, जो आपने बताया उस पर अडिग रहा करिए। चलिए यहां पे बताइए बेटा, प्रबंधन की बात किया जा रहा है और प्रबंधन यहाँ पे क्या रहेगा, तो सीधी सी बात है कि वैज्ञानिक क्या होगा, किसके साथ आंसर जाएगा, बी के साथ, सी के साथ जाएगा आंसर। क्यों जाएगा, अब आपके मन में जिज्ञासा है कि जब आपको क्या होता है। चलिए क्या होता है कि घर की ही मान लीजिए, अभी आप सभी जो है, चलिए घर की ही बात कर लीजिए। घर में आपको दे दिया जाए कि घर की जो है अर्थव्यवस्था को आपको क्या होती है, संभाल करके चलनी है, मैनेज करनी है, तो सीधी सी बात है कि आप क्या होते हैं कि घर का जो है भविष्य में क्या लक्ष्य है उसका आप ध्यान रखते हैं। सीधी सी बात है कि आपका आय क्या है बेटा, आय को भी कहाँ पे खर्च करें, कितने मात्रा में खर्च करें, और कितनी मात्रा में खर्च करें, कैसे खर्च करें, ताकि क्या हो, परिवार के सभी सदस्य की आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए, और क्या हो जाए, जो घर का लक्ष्य है, जो परिवार का उद्देश्य है, वो भी क्या हो, पूर्ति हो जाए। इसके लिए आप नए नए प्रयोग करते हैं, नए नए तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। तो सीधा सा ये अर्थ हुआ कि हम उसके लिए क्या करते हैं, जब भी मैनेजमेंट होता है तो उसके लिए साइंटिफिक तरीके से हम प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग का मतलब क्या हो कि अलग अलग तरीके से प्रयोग करना। जैसे देखिएगा कि इस समय हमारी जो महिलाएं जो है, जो घर को संभालती हैं, उनको समझिएगा कि इस समय इतनी महंगाई है कि उसके लिए प्रबंधन की जो क्रियाएं होगी वो कितना कठिन होगा, लेकिन आज भी जो है बहुत अच्छे तरीके से घर को मैनेज कर रही होंगी। ये बिल्कुल जो है कि आप तो समझिएगा वो अलग अलग तरीके से क्या होती है, प्रयोग करती, इस्तेमाल करती हैं। तो किस में जाएगा, वैज्ञानिक में जाएगा। चलिए 17 नंबर को देखने की प्रयास करते हैं और यहाँ पे बताइएगा, वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा का घटता है। आर्थिक असुरक्षा घटता है कैसे, आर्थिक यानी आर्थिक रूप से आप असुरक्षित को कम कैसे करते हैं, कम कैसे करते हैं बताइए। क्या मजदूरी से क्या होगा, जब आप जरा सोचिएगा, जब आप बूढ़े हो गए हैं तो क्या अब आपसे मजदूरी हो सकती है बेटा, तो सीधी सी बात है कि नहीं हो सकती, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी उतनी रह नहीं जाएगी कि आप मजदूरी कर लें। तो ये भी बात सही नहीं रहेगा। और सीधी सी बात है कि 60 वर्ष की उम्र में आपको रिटायरमेंट मिल जाती है, तो जब बेटा रिटायरमेंट हो जाएगी तब आपको वेतन कहाँ से दिया जाएगा, तो ये भी बात सही नहीं रहेगा। और सीधी सी बात है कि किस सेवाएं का आप लाभ लेंगे, ये भी गलत बात होगा।
और सीधी सी आप क्या रहेंगे, वहीं LIC वाले आप स्लोगन पे काम करेंगे। क्या होता है कि आज का बचत और कल का भविष्य कौन बात करता है, LIC बात करता है। कल का भविष्य अगर इसे बात किया जाए तो LIC बात करता है कल का भविष्य। मतलब क्या होता है, जब आप छोटे छोटे फंड जो होता है बैंकों के माध्यम से, आप जो होते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जमा किए रहते हैं, तो आपके वृद्धावस्था में क्या आता है, काम आता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बचत के साथ आंसर जाना है, सेविंग के साथ आंसर जाना है। और आगे चलते हैं बेटा, 18 नंबर के प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे बताइए, जल्दी से बताइए 18 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। खाली स्थान रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संबंधित है। किससे भी या रूप से है, आकृति से, सामंजस्य से और डिजाइन से है। जल्दी से बताइए बेटा, इसका आंसर किसके साथ जाना है, इसका आंसर किसके साथ जाना है, जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर किसके साथ जाना है। चलिए समझने का प्रयास करते भैया। रेखाओं का आपने कई प्रकार पढ़ी होगी जब आपने जो है कला, यानी जब आप डिजाइन नामक जब चैप्टर आप पढ़े होंगे। रेखाएं सीधी भी हो सकती हैं, रेखाएं तिरछी भी होती हैं और रेखाएं कर्व होती है बेटा। याद रखिएगा, जब इन रेखाओं को आपस में मिलाते हैं, जब एक रेखाओं को आपस में मिलाते हैं तो सीधी सी बातें क्या होती है, कौन सा होता है, आपका एक रूप बन जाती है। आपकी क्या होती है, रूप बन जाती है। और रूप में जब आप रंग भर देते हैं तो रंग भरने के बाद क्या होता है, याद रखिएगा, एक डिजाइन उभर के आती है। तो सीधी सी बात है, किसके साथ जाना है, डिजाइन के साथ जाना है। जब आप कोई भी कला करनी होती है तो रेखाओं को क्या होते हैं, आपस में मिलाया जाता है। और रेखाओं को जब आपस में मिलाते हैं तो एक फॉर्मेट बनता है। और उस फॉर्मेट में जब आप कलर करते हैं तो कलर करने के बाद जो तैयार होता है उसे आप डिजाइन कहते हैं कि ये डिजाइन बन के आ गया। जैसे आपने देखा होगा कि कई तरह की आप सभी डिजाइन बनाते हैं, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। देखिए मुझे थोड़ा सा जो है, ये भी एक बेटा डिजाइन ही हो गया। सीधी सी बात कहा गया कि जब रेखाओं को आपस में मिलाया जाता है तो एक फॉर्मेट तैयार होता है। और उस फॉर्मेट में जब आप कलर कर देते हैं, जैसे घर और में दिवाली वाली के समय में आप जो है क्या बनाते हैं, देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जैसे आप रंगोली का निर्माण करते हैं तो रंगोली बनाते समय आपने देखा होगा कि सबसे पहले आप पेंसिल के माध्यम से या किसी चीज के माध्यम से आप क्या करते हैं, पहले उसका रेखाएं खींचते हैं और उस रेखाओं पे आप क्या करते हैं, रंगों का इस्तेमाल करके रंग भरते हैं। तो एक आपकी डिजाइन बन के तैयार होता है। किसके साथ जाना है, डी के साथ जाना है। चलिए आगे चलते हैं बेटा और देखने के प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। यहां से बताइए, डिजाइन सिद्धांत है, डिजाइन सिद्धांत खाली स्थान किस नियम से संदर्भित है, समानुपात के नियम से, संतुलन के नियम से, लय के नियम से और जोड़ के नियम से। जल्दी बताइए इसका आंसर किसके साथ जाना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर किसके साथ जाना है, यहां पे बताइए। यार अब नहीं बोल पा रहे हैं, जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर किसके साथ जाना है। चलिए डिजाइन सिद्धांत की बात किया जा रहा है तो सीधी सी बात है कि यह किस नियम से संदर्भित है बेटा, तो समानुपात के नियम से संदर्भित है। अब यहां पे बात आएगा गुरुजी क्यों, सबसे मन में आएगा क्यों। आपने संतुलन की नहीं कहा बेटा, आपने लय को नहीं गुरुजी प्राथमिकता दिया। तो बेटा देखिए संतुलन किसके बीच में बनाया जाता है, संतुलन किसके बीच में बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी रंगोली का निर्माण कर रहे हैं, आप रंगोली का निर्माण कर रहे हैं
तो रंगों का कितने मात्रा में कलेक्शन होगा बेटा, इस बात को याद रखिएगा। रंगों का कितने मात्रा में कलेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे हरा रंग है, यहाँ पे लाल रंग आपको डालना है, यहाँ पे सफेद रंग का आपको इस्तेमाल करना है। तो आप रंगों के बीच में क्या होते हैं, कौन कितने मात्रा में रहेगा, इस बात को ध्यान में रखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा बेटा। और सीधी सी बात है, क्या होगा, समानुपात के नियम पे होता है कि उसमें रंग कितने मात्रा में डालना है, कौन से क्रम में डालना है। तो ये क्या कहलाएगा, समानुपात का नियम कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि अगला प्रश्न क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए यहां से जल्दी बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या जाएगा। नाखून काटना और अंगूठा चूसना किस आयु तक नजरअंदाज किया जा सकता है। चलिए किस आयु तक नजरअंदाज किया जा सकता है, 6, 5, 4 और 3। जल्दी से बताइएगा बेटा, किस माह तक आप नजरअंदाज कर सकते हैं, जल्दी से बताइएगा और इसका सही जवाब क्या रहेगा। चलिए ये बेटा इसे नोट करना है, क्या होगा, 3 माह तक होगा बेटा, 3 माह तक क्या होगा। चलिए अच्छा रीतिमा जी कह रही है 4, अच्छा क्या है सर आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहे हो क्या। अच्छा अंजू जी टॉपिक वाइज चाहिए आपको, टॉपिक वाइज चाहिए। चलिए बेटा टॉपिक वाइज बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा 1-2 दिन में अस्वस्थ भी था और मैं 1-2 दिन जो है आपके बीच में नहीं भी रहूंगा और उसके बाद में जब आऊंगा, यानी आपको याद रख लिए 13, 14, 15 तारीख को मैं नहीं रहूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा बेटा, तब आपको जो है मैं टॉपिक वाइज सारी मैटर पूरी कंटेंट 1 घंटे दिन में, 1 से 1.5 घंटे दिन में और 1 से 1.5 घंटे रात में भी क्या होगा प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा, ताकि जानता हूं कि समय कम है और काम ज्यादा है बेटा। तो इसको सही करने के लिए मैं 2 टाइम जो है, यदि आप सब साथ देंगे तो मैं लेकर के क्लास आऊंगा और उसके बाद जैसे आप लोग कहेंगे वैसे पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज कहेंगे टॉपिक वाइज, मिक्स कहेंगे मिक्स जैसे। चलिए साबुन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताइए बेटा, साबुन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। साबुन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बता दिया अंजू जी कि मैं 2 दिन बस नहीं रहूंगा, बहुत इमरजेंसी काम है, उसके बाद मैं आऊंगा। तो फिर जो है अभी मैं 13 तक आपको लाइव क्लास लेता रहूंगा, 13 के बाद की ये बात होगी, 13, 14, 15। चलिए तब तक उन 2 दिनों में आप उन 2 दिनों 3 दिनों में ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास लेके आनंद लीजिएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आप सभी तब तक उस समय का उपयोग कर लीजिएगा। अविनाश सर रहेंगे, उसके बाद में आऊंगा तो फिर लगातार क्लास लेकर के आपको सही सब करूंगा। यहाँ पे सही जवाब जाना है, बेसन के साथ जाना है बेटा। और आप सभी घरों में जो होगा, हमारी जो होती है कुछ महिलाएं कुछ बहनें जो होती है बेसन को इस्तेमाल करते होंगे फेस वॉश के तौर पे, दूध में मिला करके आज के भी डेट में इस्तेमाल कर रही होंगी। कुछ महिलाएं जो गांव से जुड़ी होंगी तो याद करेंगे कि बेसन का जो होता है, बेसन इस्तेमाल करने से फेस पे क्या होती है, चमक आती है और फेस के जो स्किन होते हैं वो भी मुलायम रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, बेसन का इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपका साबुन बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सही जवाब क्या रहेगा, बिल्कुल बेटा आपने एग्जाम पूछा, संभवतः अक्टूबर या नवंबर में अनुमान लगाया जा सकता है बेटा, अक्टूबर या नवंबर में होगा। और तब तक हम सभी मिल करके बहुत कम से कम 10,000 प्रश्नों तो टारगेट। अच्छा हाँ रीतिमा जी कह रही दही में मिला करके, बिल्कुल रीतिमा जी आप इस्तेमाल आप सभी कर रहे होंगे, बिल्कुल मुझे पता है क्योंकि मैं भी जो है, ठीक है, तो मैं इसको जानता हूं क्योंकि मैं भी जो है गांव से ही जुड़ा हूं और गांव में जो होता है इस्तेमाल किया जाता है फेस वॉश के तौर पे, कि दही में मिला करके या दूध का जो क्रीम होता है उसमें मिला करके इस्तेमाल किया जाता है और उससे क्या होता है, फेस ग्लो रहता है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे बताइएगा, भोजन
और कैसा भोजन होगा? संक्रमित भोजन होगा। तो जल्दी से बताइएगा, क्या दूषित भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणु क्या रोगाणुओं को खा लेते हैं? चलिए, खा लेना क्या होता है बेटा? सत्य है या असत्य है, या संबंधित नहीं है, या संदेहास्पद है? तो जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? याद रखिएगा, जब आप संक्रमित भोजन करते हैं तो उसमें जो रोगजनक जीवाणु होते हैं, क्या उसे खा नहीं लेते हैं आप बेटा? तो बिल्कुल खा लेते हैं। ये बात सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। इसीलिए आपको देखो सलाह दिया जाता है कि बरसात के समय में बाहर की चीजें जो है इस्तेमाल न किया करिए, क्योंकि बाहर की चीजें जब इस्तेमाल आप करते हैं तो उस पर मक्खियां बैठी होती है, अलग अलग क्या होते हैं। बात असत्य नहीं है बेटा, असत्य नहीं है। रोगजनक जीवाणु और रोगाणुओं को खा लेना क्या है? असत्य है बेटा। बात को समझिएगा। प्रश्न इनडायरेक्ट में पूछा है, आपसे पूछा है कि क्या आप जब दूषित भोजन को करते हैं तो क्या उसमें जो कीटाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, क्या उसे आप इस्तेमाल यानी खा नहीं लेते हैं? तो बिल्कुल खा लेते हैं। तो सही जवाब क्या जाएगा? सत्य है बेटा। गीता वर्मा जी, बहुत देर से आप जुड़ी हैं। ये सेशन बेटा पर डे यानी 11:30 बजे होता है। आप सभी जो है टाइम टू टाइम जुड़ा करिए तो सेशन बेहतर होगा। याद रखिएगा, ये मैं आप सभी से वादा करता हूं। और चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। 23 नंबर बताइए बेटा, एस्बेस्टॉस रेशा कैसा रेशा है? जल्दी से बताइएगा। हाँ रितमा जी, ट्रू है। बिल्कुल बेटा ट्रू है। और यहाँ पे बताइएगा, चलिए, एस्बेस्टॉस किस प्रकार का रेशा है? क्या खनिज रेशा है, प्राकृतिक रेशा की श्रेणी में आता है, और आपका थर्मोप्लास्टिक की श्रेणी में आएगा? चलिए, अच्छा, अंजू जी कह रही है सर आप थ्योरी भी पढ़ाएंगे 15 के बाद। बिल्कुल अंजू जी, आप ये देखिए समय कम है, काम ज्यादा है, तो जिसको जो थ्योरी पढ़नी होगी मेरे पास कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जिस टॉपिक पे आप कहेंगे बात करने के लिए तो उसको अलग से क्लास लेकर के मैं आपके सामने व्याख्या कर दूंगा, ताकि आप सबको बेनिफिट यानी फायदा हो जाए। बस ये अंजू जी, ये बात को जरा ध्यान में रखिए, क्योंकि समय कम है, इसलिए पूरी सिलेबस क्या होगा कवर नहीं हो सकता। एक क्रैश कोर्स के माध्यम से जो है आप सबके सामने व्याख्या की जा सकती है शॉर्ट तरीके से। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जवाब क्या रहेगा? चलिए, यहाँ पे जवाब रहेगा खनिज। क्या रहेगा? खनिज के साथ जाना है। बिल्कुल वेरी गुड, जाना है। चलिए, प्राकृतिक रेशा आप सभी ने पढ़ा होगा। और ये थर्मोप्लास्टिक, नॉन थर्मोप्लास्टिक बात करती है तो ये कृत्रिम में आता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे जवाब क्या रहेगा? खनिज में रहेगा। क्या रहेगा? खनिज के साथ रहेगा। और आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। 24 नंबर की बताइए, ये तो उसका है। चलिए 25 नंबर को बताइए बेटा। ये 25 नंबर भी आपका जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, इसे मैडम डाल दी, कोई बात नहीं। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर पे आते हैं। चलिए 24 और 25 जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैटर है बेटा। चलिए 25 नहीं 26 पे हम आते हैं। 26 पे देखने का प्रयास करते हैं कि 26 का आंसर क्या रहेगा, बताइएगा। खाद्य मिलावट को रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? और ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं कि कौन सा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। आप सभी यदि टीजीटी का एग्जाम यदि एक बार भी दिए होंगे, कुछ हमारे साथी होंगे जो दिए होंगे, तो उनको पता होगा कि ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और यहाँ याद रखिएगा, खाद्य मिलावट आज एक सबसे बड़ी समस्या है। और याद है, और इसकी प्रथा भी क्या है, बड़े पैमाने पर आजकल जो है चल रही है। तो इसकी रोकथाम के लिए जो है सरकार के द्वारा से हो जाता है, खाद्य मिलावट रोकथाम के लिए एक अधिनियम बनाई गई। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था कि खाद्य पदार्थों में हो रहे मिलावट को रोका जाए। और इसके लिए क्या हो गया, वर्ष 1954 इसका सही जवाब रहेगा। क्या रहेगा? 1954 इसका सही जवाब रहेगा। ये आपके भारत सरकार के द्वारा जो है खाने वाली चीजों में मिलावट की रोकथाम के लिए क्या हो गया, अधिनियम बनाया गया था। चलिए
चलिए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। 27 नंबर को बताइएगा, जीवन का अर्थ देता है कौन? जीवन का अर्थ देता है, जल्दी से बताइएगा, जीवन का अर्थ कौन देता है? बताने का प्रयास करिएगा। लक्ष्य होगा, मूल्य होगा, मानक होगा बेटा, और धन होगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर किसके साथ जाना है? जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा, इसका आंसर किसके साथ जाना है? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा, जीवन को अर्थ कौन देता है? लाइफ। चलिए लाइफ, चलिए बताइए भैया, चलिए जल्दी से बताइए कि यहां पे सही जवाब क्या रहेगा और बताइए। चलिए अगर बात किया जाए बेटा, सब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, याद रखिएगा हर जीवन के व्यक्ति में क्या होता है? एक टारगेट होता है। लेकिन देखिए लक्ष्य तक पहुंचने के दो तरीके होते हैं। या तो कोई क्या होता है, गलत तरीके से जा सकता है, या तो सही तरीके से जा सकता है। लेकिन यदि जो सही तरीके से गया, सही तरीके से गया, उसका जीवन क्या होता है? सार्थक होता है। और सही तरीके से जाने को ही क्या कहा गया बेटा? मूल्य कहा गया, वैल्यू कहा गया। जैसे आप सभी को टीचर बनना है यदि, तो याद रखिएगा आप इनमें से ऐसे सभी साथी होंगे जो रात दिन मेहनत परिश्रम के साथ क्या होंगे? पढ़ाई कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि नहीं मुझे जो है अपनी मेहनत के ही दम पर क्या करना होगा? नौकरी अर्जित करनी होगी, मुझे शिक्षक बनना होगा। ये नहीं कि ठीक है कि मेरे घर वाले पैसा देंगे, वो सेकेंडरी चीज हो गई। सबसे पहले आपका टारगेट क्या होता है कि सही तरीके से मेहनत करके क्या हो जाए? उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए। और जब वो व्यक्ति सही तरीके से आप क्या करते हैं, पहुंचते हैं लक्ष्य के तक, तो आपको जीवन को जीने में मजा भी आता है। तो सीधी सी बात है, क्या जाएगा इसका आंसर? मूल्य के साथ जाएगा। और चलिए आगे चलते हैं, और मूल्य के साथ ही हम क्या होते हैं? लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो पहली प्राथमिकता जीवन में क्या होता है? मूल्य को दिया जाना था। मूल्य क्या है? वो एक आदर्श है बेटा, आदर्श है जिसको हर व्यक्ति जीवन में अनुसरण करते हुए क्या होता है? अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। याद रखिएगा अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो सही जवाब क्या रहेगा? मूल्य रहेगा। और चलते हैं, आज का जो है ये प्रश्न बताइए, कॉफी बनाना, कॉफी बनाना खाली स्थान निर्णय का एक उदाहरण है। क्या एक हैबिट होगा, तुरंत होगा, चेतन होगा, और आपाती रहेगा? आपाती का मतलब आपातकाल, इमरजेंसी। जल्दी से बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देना है बेटा। 28 का आंसर बताइए, कॉफी बनाना, कॉफी बनाना किस तरह का निर्णय का उदाहरण है? एक हैबिट है, या आप तुरंत यानी तत्काल? और जल्दी बताइए कि चेतन होगा। कॉफी बनाना कैसा यानी किस तरह का निर्णय होता है बेटा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा कि इसका निर्णय मतलब कैसा लिया जाता है? ये आकस्मिक लेते हैं यानी जिसे आप तुरंत ले सकते हैं, या आपके चेतना में हो सकता है, या आप जो होता है कि जैसे आपातकाल में लेते हैं कि चलो अब चाय नहीं है तो कॉफी बना लिया जाए, ऐसी बात होती है बेटा? जल्दी से बताइए। तो आशा करता हूं कि आप सभी जो है इसका सही समझ रहे हो कि कॉफी बना, कॉफी की बात किया जाए तो कॉफी की हर इंसान की एक लत लगती है। और आप सभी ने देखा होगा कि जब लत लग जाती है, जैसे जब लत लग जाती है तो आप क्या होता है कि हर जगह हर सिचुएशन में क्या होते हैं? कॉफी का निर्णय लेते हैं। तो ये क्या हो गया? आदत वाली प्रक्रिया है। आदत वाली क्या है? जब आपको लत लग जाएगी तो कॉफी बनाने के लिए क्या होंगे? आप बार बार क्या रहेंगे? बेचैन रहेंगे। याद रखिएगा तुरंत नहीं होता है बेटा कि चलो अभी जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो अभी थोड़ी कॉफी बना सकते हैं। जब आपको जरूरत होगी तभी आप कॉफी बना सकते हैं। तो कॉफी का बनाना किस तरह का होगा? आदत का होगा बेटा। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे मिलेंगे 11:30 बजे। याद रखिएगा 11:30 बजे कल हमारी आपकी मुलाकात होगी।
और कुछ हम कोशिश करते हैं कल से कि टॉपिक वाइज लेकर के आया जाए, शुरुआत कर दिया जाए। और टॉपिक में हम देखते हैं कि कल कौन सा टॉपिक रखते हैं। हो सकता है मे बी कि मैं क्या रख लूं कि परिधान यानी ड्रेस से संबंधित रख लूं, कि भारत के परंपरागत वस्त्र से संबंधित प्रश्न में कल लेकर के आऊं। तो आप सभी को जुड़ना अनिवार्य रहेगा बेटा, इस बात को नोट करिएगा जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा रहा इसे बताने का प्रयास करिएगा। आज का सेशन कैसा रहा, जितने लोग जो है सुन रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं और कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा रितिमा जी कह रही है सर मुझे चाय की लगी है, तो जब तक पीते हैं चैन नहीं पाता है। बिल्कुल 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 रितिमा जी। उसी तरह से किसी हमारी बहनों को या भाइयों को जो है कॉफ़ी की लत लगी होगी, और जब कॉफ़ी की लत लगती है तो आप कॉफ़ी बनाने का ही डिसीजन लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं।